हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज जैसा कि 16 मई है, 16 मई से जितने भी करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं क्लियर कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, इजराइल विवादित क्षेत्र वेस्ट बैंक, एक क्षेत्र है जिसका नाम वेस्ट बैंक है, उसको हासिल करने की योजना बना रहा है यूएसए की मदद से। नेक्स्ट है आपका, थल सेना ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट है आज सबसे बड़ी खबर, 20 लाख करोड़ राहत पैकेज का दूसरा हिस्सा जो है 9 चरणों में लागू किया जाना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की ओर से शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग की है। नेक्स्ट आपका है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 74वीं रही है। टोटल 155 देशों में भारत की रैंक 74वीं रही है। नेक्स्ट आपका, WHO द्वारा कोरोना के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में ICMR हिस्सा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन मंत्रालय ने नदी नीला पर, एक नदी है जिसका नाम नीला पर देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को आयोजित करेगा। नेक्स्ट आपका, भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए बेंगलोर हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2020 प्रदान करेगा। नेक्स्ट आपका, पंजाब व हरियाणा को चावल की सीधी बुआई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है श्रमिकों की कमी के वजह से। नेक्स्ट आपकी सबसे बड़ी खबर आज की है, CSIR और आयुष मंत्रालय ने 4 आयुर्वेदिक दवाओं को नैदानिक परीक्षण शुरू किया है कोरोना वायरस से बचाव हेतु। नेक्स्ट आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 की मेज़बानी करेगा। टोक्यो जो है जापान की राजधानी टोक्यो जो है पैरा ओलंपिक की जो है मेज़बानी करेगा। तो पहली सबसे बड़ी खबर है, उसको बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत चर्चा पर चर्चा करेंगे। ये खबर क्या खबर ये है, इजराइल किस विवादित क्षेत्र को शामिल करने के लिए योजना बना रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वेस्ट बैंक, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसके बारे में विस्तृत पर चर्चा करना है। देखिए, आपका जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक आपका इजराइल प्रांत में ही पड़ता है, लेकिन इजराइल प्रांत में पड़ता तो है, लेकिन उस पर अधिकार किसका, उस पर अधिकार है फ़िलिस्तीन का है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि फ़िलिस्तीन से पहले की जो जानकारी है उसको मैं बताना चाहूँगा। अमेरिका के जो गृह मंत्री हैं जिनका नाम है माइक पोम्पियो जो है इजराइल पहुंच चुके हैं इसी मुद्दे को लेके, क्योंकि यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि हम जो है फ़िलिस्तीन से वेस्ट बैंक को छीनकर इजराइल को सौंप देंगे। अच्छा, यूएसए ऐसा करना क्यों चाहता है? यूएसए इसलिए करना चाहता है क्योंकि इजराइल में यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद है, और यहूदियों की जो संख्या इजराइल में ही नहीं अमेरिका में भी है। तो अमेरिका में हाल ही फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यूएसए प्रेसिडेंट ने ये दावा किया है, ये घोषणा किया है कि मैं जो है आपका ये वेस्ट बैंक को जो है फ़िलिस्तीन से हासिल कर, युद्ध के माध्यम से, किसी भी माध्यम से उसे हासिल कर, जीत कर हम इजराइल को सौंप देंगे, ताकि यहूदियाँ खुश हो जाएंगे। और यहूदियों, वहाँ के इजराइल के यहूदियों यदि खुश होते हैं तो वहाँ के जो अमेरिका के यहूदी हैं वो भी खुश होंगे, और अमेरिका जो चुनाव में इसका डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेंगे और उसे चुनाव जीतवाने में बहुत ज़्यादा सहायक होगी। इसलिए यूएसए के प्रेसिडेंट ही ऐसी चाल चल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपका वेस्ट बैंक कहाँ पे अवस्थित है। देखिए, यहाँ पे आप इजराइल का मानचित्र देख पा रहे होंगे। इजराइल के मानचित्र में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपका ए नाम करके दिया गया है, ए आपका वेस्ट बैंक है, बी आपका गाजा पट्टी है। देखिए, 2 स्थान है, ये विवादित स्थान है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेस्ट बैंक इजराइल के नक्शे में कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पे है। तो ये आपको दिखा दिया मैंने, ब्लैक कलर के घेरे में आपका वेस्ट बैंक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर वेस्ट बैंक के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हैं। एक वेस्ट बैंक, दूसरी गाजा पट्टी है, तीसरा आपकी जॉर्डन नदी, आपके वेस्ट बैंक के पास ही जॉर्डन नदी भी है। जो तीसरी महत्वपूर्ण जगह है जो अवैध रूप से है यहाँ पर आपकी, उसका नाम है गोलन हाईएस्ट, और आपका वेस्ट बैंक, और तीसरा आपकी गाजा पट्टी। ये 3 प्रमुख स्थान है जो कि इजराइल में है। ये तीनों की तीनों जो जगह हैं ये अवैध रूप से हैं, इन पर फिलिस्तीन का जो है कब्जा है, और इसी पर अटैक करके यूएसए जो है दिलाना चाहता है इजराइल को। ठीक है ना, यहाँ से आपकी सारी बातें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट बात की ओर मैं चलता हूँ।
देखिए यहाँ पे एक हमास नाम का आतंकी संगठन है जो बहुत ही खतरनाक आतंकी संगठन है, और इधर नीचे इजिप्ट है, ऊपर लानोस है। इसी प्रकार के बहुत सारे अरबियन कंट्री हैं जो कि इजराइल पे आक्रमण करते रहे, युद्ध करते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इजराइल हारा हो। इजराइल ने सभी को धूल चटाया है और सभी के ऊपर जो है हावी रहा है। अगर हावी नहीं हुआ होता तो आज जो इजराइल में यहूदी हैं, इनके यहूदियों को नामो निशान नहीं हुई होती। देखिए इजराइल में जो यहूदी हैं तो इनके पीछे रहने का एक बहुत प्रमुख कारण भी है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए ओस्लो समझौता हुआ था 1993। ओस्लो समझौता जो हुआ था आपका 1993 में हुआ था इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य। इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य जो ओस्लो समझौता हुआ 1993 में, उसमें क्या कहा गया था? उसमें ये कहा गया था कि जो है यूएन द्वारा फ़िलिस्तीन जो है वेस्ट बैंक, गाज़ा पट्टी और गोलन हाइट्स, ये तीनों जगहों पर जो है किसका राज होगा? फ़िलिस्तीन का राज होगा। लेकिन इस मामले को मानता नहीं, इस समझौते को मानता नहीं। कौन नहीं मानता? इजराइल नहीं मानता है। लेकिन इजराइल मानता क्यों नहीं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक स्थान है यरूशलेम जो कि 3 धर्मों को एक साथ जोड़ता है। पहला धर्म मुस्लिम, दूसरा ईसाई और तीसरा यहूदी। तीनों धर्मों को जोड़ने वाला, तीनों धर्मों का जो ऐतिहासिक स्थल है, पवित्र स्थल है, जिनको बहुत ज़्यादा मानते हैं यरूशलेम। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मुस्लिम लीग की बात बताना चाहूँगा, लास्ट में यहूदी को भी बताऊँगा। देखिए मुस्लिम में मुस्लिम धर्म क्या कहा गया है? देखिए जहाँ आपके मक्का मदीना से जो पैगंबर साहब थे, हज़रत पैगंबर साहब जो है, ये पैदल चल के अलबस्ता आए थे। अलबस्ता आने के उपरांत क्या हुआ कि देखिए ये मोहम्मद पैगंबर साहब यहाँ पे आने के बाद जो है रूह, जिनको हम आत्मा कहते हैं, आत्माओं से इन्होंने डायरेक्ट संवाद किया, और संवाद करने के बाद अपने जीवन के अंतिम क्षण यहीं पे गुजारे और यहीं पे अंततः इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए जो है ये एक धार्मिक स्थल हो गया। फिर उसके बाद मैं ईसाई की बात करता हूँ। तो ईसाई में क्या होता है कि जो इनके जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट जी ने अपने उपदेश सर्वप्रथम जो है कहाँ पे दिए थे? यरूशलेम में दिए थे। और यरूशलेम में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और एक अच्छे चरम तक ले गए, और यहीं पर जीसस क्राइस्ट को जो है सूली पे भी चढ़ा दिया गया। ये बहुत दुखद जो है परिघटना है। देखिए फिर नेक्स्ट आपका यहूदी आ जाता है। यहूदी धर्म के बारे में बताऊंगा कि यहूदी धर्म यरूशलेम से किस प्रकार से कनेक्ट है। पहले छोटी सी बात जान लीजिए। एक व्यक्ति थे इब्राहिम, इब्राहिम के पुत्र थे इसहाक, इसहाक की बलिदान यहाँ पे दी गई थी, जिस प्रकार से यहूदी धर्म से ये कनेक्ट होता है। लेकिन इससे पहले एक प्राचीन बात मैं बताना चाहूँगा, इतिहास की बात बताना चाहूँगा कि देखिए प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी की हार होने का कारण, सबसे प्रमुख कारण था यहूदी नहीं चाहते थे कि जो है युद्ध हो, सभी लोग मारे जाए, इसलिए उन्होंने अपनी किसी भी प्रकार से जो है कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार से हिस्सेदारी भागीदारी नहीं ली है प्रथम विश्व युद्ध में। तो वहाँ के जो तानाशाह था, तानाशाह के बारे में आप सभी जानते होंगे। कहाँ के? आपके जर्मनी के जो तानाशाह था उसका नाम हिटलर था। हिटलर ने काफ़ी बड़ी संख्या में यहूदियों को मरवा दिया था। तो यहूदियों को मरवाने के बाद क्या हुआ था कि अंततः यहूदी जो है इधर उधर भागने लगे। तो फिर एक बार इन्होंने संधि कर ली। किससे संधि कर ली? इन्होंने संधि कर ली ब्रिटेन से, रसिया से और अन्य देशों से, जो कि जो कि जर्मनी के खिलाफ थे। तो जर्मनी के खिलाफ होने के कारण जो है इनसे संधि कर ली। और जब संधि करने के बाद यहूदी काफ़ी अमीर थे, अर्थव्यवस्था इनकी काफ़ी मजबूत थी, तो इन्होंने उनसे संधि करने के बाद ब्रिटेन वालों ने कहा ठीक है आप हमारे साथ मिल जाइए, मैं आपको युद्ध जीतने के बाद तत्पश्चात मैं आपको कोई ना कोई स्थान दे दूंगा जहाँ पे आप रह पाएंगे। तो उन्होंने जो है यही जगह पे चुनी। इससे पहले इजराइल का कोई नामो निशान नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इजराइल एक नया देश उभर के आया, जो कि वर्तमान में फ़िलिस्तीन और इजराइल के नाम से जाना जा रहा है। इजराइल यहीं पर बसाया गया था, फ़िलिस्तीन के पास में ही, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इजराइल जो है वेस्ट बैंक से जो है इस प्रकार से कनेक्टिविटी रखता है। ओके, तो सारी बातें मैंने समझा दी है आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए।
देखिए कुछ जानकारी है इस प्रकार से। इजराइल की राजधानी यरूशलेम में मुद्रा इजरायली शाकिल है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री जो है कि बेंजामिन नेतान्याहू जी हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं जिससे आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका कौन से सुरक्षा बल ने परीक्षण के आधार पर नागरिकों के लिए 3 साल की स्वैच्छिक सेवा को लागू करने का प्रस्ताव रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्मी यानी सेना, स्थल सेना जो है स्वेच्छानुसार कोई भी व्यक्ति जो है जो कि 18 वर्ष की लिमिट में हो, इसका एक प्रपोजल पास किया है। किसने पास किया है? आर्मी ने पास किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है 18 साल की उम्र से लेकर जो भी लगभग 3 साल तक के लिए आर्मी ज्वाइन कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। जितने भी नौजवान हैं, युवा हैं, वो जो है आर्मी में जा सकते हैं और उनके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है यदि ये प्रपोजल सरकार गवर्नमेंट यानी पास कर देती है। तो प्रपोजल तो हालांकि इंडियन आर्मी ने भेज दिया है, ठीक है ना। प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद ही भारत के जितने भी युवा हैं इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता इंडियन आर्मी ने खोल दिया है। नेक्स्ट सबसे बड़ी खबर है 20 लाख करोड़ राहत पैकेज का दूसरा हिस्सा कितने चरणों में लागू किया जाना है। तो टोटल आपके 9 चरणों में ये 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है लागू किया जाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की है। नेक्स्ट आपका आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त प्रवासी श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और सड़क विक्रेताओं स्वरोजगार पर केंद्रित है। नेक्स्ट आपका योजना का दूसरा भाग 9 चरणों में लागू किया जाना है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको हाल ही फिलहाल में बताया। देखिए 3 चरण थे, तीनों चरण में जो पैकेज लॉन्च हुआ मैंने सबके बारे में बताया। नेक्स्ट आपका भारत की ओर से किसने संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में भाग लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका विदेश मंत्री जो आपके हैं, इन्होंने संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग में ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है भाग लिया है। देखिए आपका संघाई जो कॉरपोरेशन है, संघाई कॉरपोरेशन में टोटल आपके 8 देश है। 8 देश में आपका कजाकिस्तान है, चाइना है, किर्गिस्तान है और उसके बाद रसिया है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, और मुख्यतः 8 ही देश है और बाकी अन्य सदस्य देश हैं, ठीक है ना। मुख्यतः जो देश हैं संघाई कॉरपोरेशन के 8 ही हैं, बाकी की जो है अन्य सदस्य देश हैं। नेक्स्ट आपका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो आपकी 74 है। 74 कितने देशों में? 115 देशों में सर्वे किया गया, जिसमें से 74वीं रैंक जो है अपने देश भारत की है। ये जो रिपोर्ट WEF द्वारा जो है जारी की जाती है। पहले स्थान पर स्वीडन है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पे कौन है? आपका फिनलैंड है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 74वें स्थान पे अपना देश भारत है। नेक्स्ट आपका WHO द्वारा कोरोना के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में कौन सा भारतीय संस्थान हिस्सा लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ICMR जो है WHO द्वारा कोरोना के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में हिस्सा लेने वाला है। नेक्स्ट इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू की गई कोविड-19 के ग्लोबल सॉलिडेरिटी ट्रायल में भाग लेना है। तो इसके बारे में और भी जानकारी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। नेक्स्ट आपका हाल ही में नीला नदी खबरों में थी, यह किस राज्य से उत्पन्न होती है। नीला नदी ये किस राज्य से उत्पन्न होती है। तो नीला नदी जो आपकी तमिलनाडु से उत्पन्न होती है। देखिए नीला नदी के 2 और अन्य नाम है, पहला आपका भारतभुजा है, दूसरा आपका पोन्नाई नदी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी इसके नीला नदी के 3 नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों ने सेमिनार बहुत सुना होगा, सेमिनार तो सुना हुआ, लेकिन आज एक नया शब्द सीखने वाले हैं, वेबिनार। वेबिनार में होता क्या है, एक योजना चलाई जा रही है, देखो अपना देश के तहत तमिलनाडु में जो एक नदी है पोन्नाई नदी को जो है इसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक वेबिनार चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पे देखने जाएगा और इनकम बढ़ेगी, जो कि एक वेबिनार के माध्यम से लोगों का पैसे कमाने का एक ज़रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के लिए किस हवाई अड्डे को स्काई ट्रैक अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में जो आपका हवाई अड्डा है उसको जो है
स्काई ट्रैक अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। देखिए ये जो आपका बेंगलुरु में हवाई अड्डा है, इसका नाम है कोपेंगोग जो कि इंडिया में है, जो कि कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य का जो कोपेंग स्काई ट्रैक 2020 से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें जो आपका भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ये एयरपोर्ट रहा है। देखिए पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर जो एयरपोर्ट रहा है उसका नाम है, सिंगापुर का जो है एक एयरपोर्ट उसका नाम है चांगी एयरपोर्ट जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आपका है चावल की सीधी बुआई के लिए किस क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो चावल की सीधी बुआई के लिए आपके दो स्टेट हैं, पहला हरियाणा दूसरा पंजाब। दोनों स्टेट में डायरेक्ट चावल की बुआई करी जाएगी। पहले क्या होता था, पहले थोड़े से स्थान पे बेल डाल दी जाती थी, फिर पूरे खेत में लगाया जाता था, लेकिन श्रमिकों की कमी से ये योजना लाई गई। इसके लिए जो है लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि चावल की डायरेक्ट खेती की जाए, कोई बेड़ कोई भी नर्सरी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बुआई की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CSIR और आयुष मंत्रालय ने 4 आयुर्वेदिक दवाओं को नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए कौन सी दवा शामिल नहीं है। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लेविना जो आयुर्वेदिक दवा है ये शामिल नहीं है कोविड-19 के जो एक चलाया जा रहा वैक्सीन परीक्षण के लिए। तो आपकी 4 दवाएं कौन कौन सी है, पहले अश्वगंधा है, दूसरा गडुची है, तीसरा आपका पीपली है, चौथा आपका क्या है यस्थु मधु है। तो ये आपकी 4 मुख्य दवाएं हैं जो कि आयुष मंत्रालय यानी औषधि द्वारा जो है कोविड-19 से बचाव है तो वैक्सीन के लिए प्रयुक्त की जा रहे हैं। हो सकता है इन्हीं के ट्रायल से कोरोना वायरस के जो संक्रमण है वो कम हो जाए लोगों के में। देखिए लास्ट सबसे बड़ी खबर है, पैरा ओलंपिक 2021 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। देखिए जो पैरा ओलंपिक है और ओलंपिक दोनों जो गेम होते हैं एक ही शहर में होते हैं, तो ये टोक्यो में जो है इसको आयोजित किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि ओलंपिक गेम है वो भी टोक्यो में और पैरा ओलंपिक ये भी टोक्यो में ही आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है ओपेक संगठन के बारे में आज बताना चाहूँगा। ओपेक के बारे में आप सारी चीज़ें हैं, ये पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मुख्य जो डेज हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जान सकते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, इसी प्रकार से अन्य 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी हो गए, आपके संगठन भी हो गए, आपके करंट अफेयर भी हो गए। तो सारी चीज़ें सारे फैक्ट मैंने क्लियर कराए। यदि वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।